नमस्कार। क्या आप जानते हैं एक ऐसा राज्य भी था जहां मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज का चलाने का केंद्र भी रहा है। वो वंश था चेर वंश। चेर, चोल और पांड्य वंश की बात कर रही हूँ। समुद्र के किनारे बसा एक भव्य स्थान जहाँ दुनिया चलती थी मशालों के सहारे, यही था चेर वंश। आज मैं चेर वंश की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत की हरियाली से भरी हुई भूमि जो केरल में पड़ती है, एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य उभर कर सामने आया था जिसका नाम था चेर वंश। समुद्र की लहरें जब किनारों से टकराती हैं और दूर दूर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य ही नहीं था, धन, धर्म और संस्कृति का केंद्र भी बहुत बड़ा रहा है। ये चोल, चेर, पांडे तीनों साथ समकालीन थे। उन्हीं के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब मंदिरों की बात करते हैं। मंदिरों की घंटियों से गूंजता यह साम्राज्य। एक दिन चेर राजा अपने दरबार से बाहर निकल कर आए। उसने क्या देखा कि कुछ लोग शिव और शक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाता हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पूजा कर रहे हैं। इसलिए इसने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिस मंदिर का नाम था वंडकुकुनाथ मंदिर। इसी की घंटियों से गूंजता है चेर वंश का इतिहास। तिरुवंचीकुलम महादेव मंदिर पूरे शहर में गूंजती हैं इसकी घंटियां। भगवती मंदिर कोंडुगलुरु, जिसमें देवी की शक्ति का वास होता है, ऐसा माना जाता है। इन मंदिरों में सिर्फ पूजा ही नहीं होती है, यह शिक्षा, समाज और संगीत का केंद्र भी रहा है। कल का सुनहरे युग के बारे में हम बात करते हैं। रात के समय मंदिरों के आंगन में दीप जलाए जाते हैं और कलाकार अपनी कला और संगम साहित्यकार यहाँ पर रचनाएं लिखते हैं। नर्तकियाँ नृत्य करती हैं। संगीत की धुनें वातावरण को भव्य बना देती हैं। चेर वंश में कला सिर्फ मनोरंजन ही नहीं था, बल्कि आत्मा से जुड़ी अभिव्यक्ति भी रहा है। अब न्याय व्यवस्था की बात कर लेते हैं चेर वंश के बारे में। यहाँ राजा भी जिम्मेदार था। कैसे? एक दिन जमीन को लेकर के दो किसानों में लड़ाई हो गई, विवाद हो गया। वे लोग गांव की सभा में पहुंचे, जहाँ बुजुर्ग लोगों ने उनकी बातें सुनी, लेकिन देखते देखते मामला बहुत ही बड़ा हो गया। उसको राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी और कहा न्याय यही होगा, और वो न्याय होगा तो वो धर्म के अनुसार होगा। फिर राजा ने निष्पक्ष न्याय किया। इस राज्य में सच्चाई ही नहीं बल्कि धर्म भी चलता रहा है। साथ में संगठित प्रशासन था, एक मजबूत व्यवस्था थी। चेर राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। गांव को नाडु कहा जाता था। एक स्तर पर अधिकारी भी होते थे जो कि कर वसूलते थे। 1/3 कर दिया जाता था, उसी पे राजा की जीविका चलती थी। रोमन व्यापारियों के साथ इनके व्यापार बहुत ही ज्यादा होते थे। कहा जाता है कि चेर वंश उस समय में बहुत ही समृद्ध शासक रहा है। धीरे धीरे फिर समय बदला, फिर पतन की ओर गए। तो इस प्रकार जिस तरह चोल वंश का अंत हुआ, पांड्य वंश का अंत हुआ, अब इसका भी पतन तय था, क्योंकि सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती। हर बार मैं यही बोलती हूँ, धीरे धीरे समय बदला, चेर वंश की सत्ता भी समाप्त हो गई। लेकिन चेर वंश की पहचान मंदिरों की दीवारों में आज भी उत्कीर्ण है। उनके मंदिर, उनकी कला, उनका साहित्य, उनका प्रशासनिक ढांचा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। आज भी इतिहास चीख चीख कर कहता है चेर वंश समृद्ध राजा थे। अभी यही नहीं, यह कहानी है उस साम्राज्य की जहां मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि वो समाज का स्थान भी था, स्त्रियों का स्थान भी था, और एक आत्म भावना का सम्मान भी रहा है। तो धन्यवाद।